हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अरबाईस क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे और ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाकर के पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोगों का पार्ट नंबर 2 होगा। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग बहुत सारे प्रश्न को कर लिए थे, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न को हम लोगों ने किए थे। सबसे पहला प्रश्न आपका था जीवन चक्र या तो जीवन अवधि किसे कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोगों ने आसान सी लैंग्वेज में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट इसका देखे थे, उदाहरण के साथ में क्या देखे थे, प्रमुख पादप या जीव एवं जीवन अवधि का जीवन काल को हम लोगों ने देख लेते, जैसे में सूक्ष्म जीव का, तितली का, चवल का। इसी तरह से बहुत सारे हम लोगों ने पादप और जीव जंतुओं का जीवन काल को देख लेते हैं। अगर पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखें तो आप लोगों ने इसी चैनल पर जाकर के देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। ओके, इसका अगला पॉइंट हम लोगों ने किए थे जीवन की जीवन अवधि को हम आपके साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसको आसान सी लैंग्वेज में समझा दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने अगला पॉइंट को देख लिए थे। देखिएगा जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देख लिए थे। इसका नोट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था उसको भी हम लोगों ने देख लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। आज का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट किया जाता है। चलिए पार्ट नंबर 2 में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जनन का उद्देश्य क्या है। तो आपसे विद्यार्थियों को लिखना है जनन का उद्देश्य जातियों की निरंतरता सदैव बनी रहे। जनन के कारण ही आज जातियों की निरंतरता है जो सदैव क्या होती है, बनी रहती है। जनन से विभिन्नताएं होती है और विभिन्नताओं से क्या होती है, विकास होता है। तो ये जनन का उद्देश्य में ये छोटा सा पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को लिख देना है। नोट में आपको लिखना है इस पृथ्वी पर जीव, आपको लिखना है इस पृथ्वी पर जीवन जनन के कारण ही बनी हुई है। अगर इंसान जनन करना छोड़ देना तो सभी जीव जंतुओं का जीवन क्या हो जाएगी, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो इस पृथ्वी पर जीवन जो बनी हुई है ना, जनन के कारण ही बनी हुई है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप लोगों ने भी अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट आती है, आपसे विद्यार्थियों ने समझिएगा। जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा है आपका लैंगिक जनन। तो दोनों को हम लोगों ने आसान सी लैंग्वेज में परिभाषा को समझ लेंगे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में आपसे विद्यार्थियों को लिखना है वह जनन जो एक ही युग्मक की सहायता से संपन्न होता है, ऐसे जनन को ही अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, याद करके लिख सकते हो। जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, जिसमें एकल कोशिका पाई जाती है, उसे भी हम लोगों ने क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वह जनन जो एक ही युग्मक की सहायता से संपन्न होता है, ऐसे जनन को ही क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और परिभाषा के साथ साथ आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखना ना भूलिएगा। एग्जाम्पल में आपको लिखना है ईस्ट और अमीबा और ऐसे बहुत सारे आपका होते हैं। ओके, या करके एक परिभाषा और लिखना है, जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से होता है उसे ही क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। सबसे मेन पॉइंट है ना कि इसमें 2 जीव कभी भी आपस में भाग नहीं लेते हैं, इसमें एक ही जीव भाग लेकर के अपने संतान को वृद्धि करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। बात समझ में आया। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने लिखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप लोगों ने समझ लीजिएगा इस पॉइंट को भी। देखिएगा अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना हो वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या परिभाषा लिखेगा, वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। या करके परिभाषा लिख सकते हो, वह जनन जिसमें 2 विपरीत जीव आपस में भाग लेकर के एक नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में आपको एग्जाम्पल लिखना, मनुष्य हो गया, अन्य जंतु हो गया, अन्य जीव जंतु हो गया। तो इस तरह से आपका अलैंगिक को परिभाषा भी लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, लैंगिक की परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ लिखना है। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट देखा। अगला पॉइंट है आपका निषेचन किसे कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से निषेचन की क्रिया होती है और एक नया संतान का क्या होता है, निर्माण हो पाता है, इसे को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने पॉइंट समझिएगा कि शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है। तो शुक्राणु किस में पाया जाता है, शुक्राणु नर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। जबकि अंडाणु की अगर बात किया जाए तो अंडाणु मादा में पाया जाता है।
तो शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से किसकी निर्माण होती है? निषेचन की क्रिया होती है और एक नया संतान का क्या होता है? निर्माण हो पाता है। जैसे में आप लोगों ने एग्जाम्पल से समझिएगा, देखिएगा, नर से शुक्राणु का निर्माण हुआ और मादा से अंडाणु का निर्माण हुआ और शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिला तो क्या बना? निषेचन का क्रिया हुआ। जब निषेचन की क्रिया किया तो एक नया संतान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? नया संतान का निर्माण हुआ। इसी को ही हम लोगों ने क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। और बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक को एक बार उठा करके देख लीजिएगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको लिखना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले आपको एग्जाम में उत्तर इसी तरह से लिखना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। एक साइड आपको लैंगिक जनन डालना है हेडिंग और एक साइड आपको अलैंगिक जनन का हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लैंगिक जनन का परिभाषा लिख देना है नंबर 1 में और इसमें आपका अलैंगिक जनन की परिभाषा लिख देना है। अगर ना याद रहे कुछ तो आपको सबसे पहले लैंगिक और अलैंगिक का क्या करना है? दोनों का परिभाषा लिख देना है। तो नंबर 1 पॉइंट लिखना आपको, इसमें संतानों की उत्पत्ति के लिए प्राय 2 जनकों का आवश्यकता होती है। क्या? इसमें संतानों की उत्पत्ति के लिए कितने जनकों की आवश्यकता होती है? 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें एक ही जनक के द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं। तो कहा जाए इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इसमें 2 जीव भाग नहीं लेते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इसमें 2 जीव भाग नहीं लेते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। सबसे आसान सी लैंग्वेज में परिभाषा को लिखा गया है, तो इससे बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने याद कीजिएगा। क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और हो सके तो अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। क्या लिखोगे? इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और नहीं होने का कारण है कि इसमें एक ही जीव भाग लेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी कैसे, है ना? चलिएगा, इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, इस कारण से इसमें निषेचन क्रिया होती है और दोनों जीव आपस में क्या होते हैं? विपरीत जीव होते हैं। अगला थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है? थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि इसमें नए जीव में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। नए जो जीव होता है ना, उसमें दोनों जनकों के क्या गुण पाए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की माध्यम से आपको समझाएंगे। कभी कभी आप लोगों ने देखिएगा देहात में क्या होती है ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो मजाकी तौर पे क्या बोल देते हैं कि बाबू की नियन लग रहा है, मैया नियन लग रहा है। ऐसा करके एग्जाम्पल क्या होता है ना, बच्चों को ऊपर दे देते हैं लोग जो देखने के लिए आते हैं बच्चों की, नहीं नया बच्चा जन्म लिया है तो चलो एक बार देखने चलते हैं। और इस तरह के लोग बातें बोल दिया करते हैं उनको, माँ को, उनको पेरेंट्स को, है ना, क्या कि पापा की नियन लग रहा है, मम्मी की तरह लग रहा है या तो और किसी परिवार की तरह लग रहा है ना, ऐसा बोल देते हैं। इसमें नए जीव में क्या होते हैं? दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, पापा के मम्मी के दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। जबकि इसमें नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं, एकदम जनक के क्या होते हैं? समान गुण वाले होते हैं। बात समझ में आया? हूबहू गुण मिल जाती है। जैसे में आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे में आपका बेंग है, क्या है आपका? मेढक, है ना, मेढक। तो मेढक जो नया मेढक का जन्म देगा तो एकदम मेढके की तरह हूबहू लगेगा, उसमें परिवर्तन नहीं लगेगा कौन माँ है कौन बाप है ना, दोनों आपका समान लगेगा। सॉरी, माँ कहिए चाहे तो बाप कहिए चाहे तो बेटा, तीनों कहा जाते हैं एक समान होती है। ओके ना, चलेगा। अगला पॉइंट आपको लिखना है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आधा होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसके आगे टॉपिक है पढ़ने का, इसी चैप्टर में हम आपको समझाएंगे अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अगला पॉइंट आपसे विद्यार्थियों को क्या लिखना है? यह विभाजन अपेक्षाकृत धीमा होता है। और यह विभाजन जो होती है ना, अपेक्षाकृत धीमा होती है, जबकि यह विभाजन अपेक्षाकृत बहुत तेज गति से होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में जो विभाजन क्रिया होती है तेज गति से होती है, जबकि लैंगिक जनन में विभाजन क्रिया धीमे धीमे होती है। तो यहाँ तक आपसे विद्यार्थियों को पॉइंट 100% समझ में आ गया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोगों ने, अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन है। तो आपसे विद्यार्थियों को लिखना अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 है आपका विखंडन, नंबर 2 है आपका मुकुलन, नंबर 3 आपका पुनरुत्भवन, नंबर 4 है आपका खंडी भवन, नंबर 5 आपका बीजाणु जनन। तो हम लोग इस क्लास में नहीं, अगले पार्ट में ये जितने सारे आपका टॉपिक बाय टॉपिक बताया गया, विखंडन, मुकुलन, पुनरुत्भवन, खंडी भवन, बीजाणु जनन, तो अगर हम इसी वीडियो में बताते हैं तो वीडियो पुनः लंबा हो जाएगी। इस कारण से हमें इस पार्ट को अलग पार्ट में बांट देते हैं
तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों ने एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।